हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय द मजिस्ट्रेट्स। समन केसेस वो केसेस होते हैं जिनके अंदर जो अपराध होता है, जो क्राइम होता है, वो लेस सीरियस यानी कि कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जिनमें जो सजा होती है वो 2 साल तक की हो सकती है। एंड जो सेक्शंस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो होने वाले हैं 274 से लेकर 282 तक। अब इसमें इनका जो ट्रायल होता है उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, इसके जो मुकदमा होता है उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसको आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में उनकी सीरियसनेस के हिसाब से, मतलब क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से दो चीज़ें होती हैं। एक समन केस होता है, एक आपका होता है वारंट केस। वारंट केसेस मतलब सीरियस क्राइम्स एंड समन केसेस मतलब लेस सीरियस क्राइम। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली समन केसेस में जो ट्रायल होता है, जो मुकदमा होता है, वो कैसे कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर है बाय द मजिस्ट्रेट, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समन केसेस क्या होते हैं? जिनमें जो ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें जो क्राइम होता है वो लेस सीरियस होता है एंड इसमें जो सजा होती है वो 2 साल तक की हो सकती है या फिर आपके ऊपर कोई फाइन लगाया जा सकता है या दोनों हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में जनरली जो वारंट है वो इशू नहीं किया जाता है फॉर द अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट जो है वो इशू नहीं किया जाता है। अब सबसे पहला सेक्शन आ जाता है हमारा सेक्शन 274, जो कि हमें ये बताता है कि एक्सप्लेनिंग द ऑफेंसेस एंड द प्ली। तो जैसे ही जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होता है, आता है समन केसेस में, तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करते हैं, उसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, क्लियरली बताते हैं जो भी अक्यूजेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं, मतलब जो भी आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं। एंड यहाँ पर अक्यूज पर्सन से पूछा जाता है क्या आप गिल्टी प्लीड करते हो या आप जो अपने आप को डिफेंस करना चाहते हो, मतलब क्या जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं क्या आप उनको स्वीकार करते हो या फिर आप जो ट्रायल है, जो मुकदमा है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, उसको प्रोसीड करने चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ जो चार्जेस हैं, जो जो आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं, उसको फॉर्मली फ्रेम नहीं किया जाता है। जैसे कि वारंट केस में क्या होता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं एक अक्यूज पर्सन पे, तो एक प्रॉपर रिटर्न चार्जेस उसके लिए फ्रेम किए जाते हैं एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ऐसा जो है वो समन के केसेस में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, अब अगर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको ऐसा लगता है कि जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, किसके ऊपर, अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर जो जो आरोप लगाए हैं वो बेसलेस है, उसमें कोई ग्राउंड नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो अक्यूज पर्सन है उसको रिलीज किया जा सकता है। उसके ऊपर से सारे जो आरोप लगे हैं उनको उससे डिस्चार्ज किया जा सकता है। एंड अब अगर किसी भी अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के द्वारा डिस्चार्ज किया जा रहा है तो उसका जो रीज़न है वो राइटिंग में लिया जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्ली ऑफ गिल्टी। अब जब अक्यूज पर्सन से पूछा जाता है क्या आप गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं करते हो, या मतलब या ट्रायल चाहते हो, अब अगर वो गिल्टी प्ली कर देता है, वो खुद ही बोल देता है कि हाँ ये जो भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं इनको मैं स्वीकार करता हूँ, तो यहाँ पे फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उसकी जो प्ली है, जो कि उसके खुद के शब्द जो भी उसने बोले हैं कोर्ट में, उसको एक मजिस्ट्रेट साहब द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड उस प्ली के बेस पे, उसी के आधार पर उस पर्सन को, जो भी अक्यूज पर्सन है, उसको कन्विक्ट किया जाएगा एक मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 276, गिल्टी प्ली विदाउट अपीयरेंस इन पेटी केसेस। कोई छोटा मोटा केस था, उसमें जो था, जो जिस पर्सन, जो भी अक्यूज पर्सन था जिसके ऊपर आरोप लगे थे, वो गिल्टी प्ली कर लेता है लेकिन कोर्ट में अपीयर नहीं होता है। अब वो गिल्टी फिर प्ली कैसे करता है? अब अगर कोई भी ऐसा अक्यूज पर्सन है जो कि गिल्टी प्लीड करना चाहता है लेकिन कोर्ट में बिना अपीयर हुए, तो वो क्या कर सकता है, अपना एक लेटर भेज सकता है, चाहे पोस्ट के द्वारा चाहे अपने किसी मैसेंजर के द्वारा, जिसमें वो जो भी उसकी प्ली है उसको रिटर्न, मतलब एक रिटर्न लेटर में जो है वो लिख के भेज देगा। दूसरा, जो भी फाइन उसके ऊपर लगा होगा, क्योंकि उस अक्यूज पर्सन के ऊपर उस अपराध के लिए कोई फाइन लगा होगा, तो वो फाइन जो है
उसके साथ ही जो भी लेटर है उसके साथ भेज देगा, और ये वही फाइन अमाउंट होगा जो कि उस समन में मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें यही बताता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो जो अक्यूज पर्सन था उसकी अब्सेंस में, क्योंकि वो कोर्ट में तो आया नहीं है, तो उसको कन्विक्ट कर सकते हैं एंड जो भी उसके लिए अप्रोप्रिएट सेंटेंस है वो सुना सकते हैं। अब चाहे उसमें कोई सज़ा हो सकती है, चाहे कोई फ़ाइन हो सकता है। अब अगर कोई भी फ़ाइन अमाउंट होगा तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब अगर कोई एडवोकेट जो है वो अक्यूज्ड के बिहाफ पर गिल्टी प्ली करता है कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं कि वो जो गिल्टी जो भी प्ली की गई है उस एडवोकेट के द्वारा उसको रिकॉर्ड करेंगे एंड अक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 277 जो कि हमें बताता है ट्रायल व्हेन नॉट कन्विक्टेड ऑन प्ली। अब किसी पर्सन को जब पूछा गया था क्या आप गिल्टी प्ली करते हो या ट्रायल चाहते हो, तो उसने गिल्टी प्ली तो नहीं किया, वो कहता है मैं ट्रायल चाहता हूँ। तो वही जो है हम लोग सेक्शन 277 में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या होता है कि जो अक्यूज पर्सन है वो गिल्टी प्ली नहीं करता है एंड कन्विक्टेड नहीं माना जाता है अंडर सेक्शन 275 एंड 276 जो कि हमने जस्ट पिछली वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फिर मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसको मौका दिया जाएगा कि जो भी आप अपने एविडेंस हैं, जो भी आपके जो विटनेसेस हैं, आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट के अंदर। एंड उसके बाद जो अक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसको एक चांस दिया जाएगा कि आप अपना जो डिफेंस है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो समन भी इशू कर सकते हैं। किस किस चीज़ के लिए? विटनेसेस को बुलाने के लिए, यानी कि गवाहों को बुलाने के लिए, या अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर समन्स की ज़रूरत है, समन्स मतलब कोर्ट का बुलावा एक तरीके से, उसको इशू करने की अब अगर ज़रूरत है तो मजिस्ट्रेट साहब जो समन है वो इशू कर सकते हैं। अब क्या है कि किसी भी विटनेस को समन भेजने से पहले जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे या जो भी उसमें खर्चा आएगा तो वो उस व्यक्ति को डिपॉजिट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 278, ये बताता है एक्विटल और कन्विक्शन। अब अगर कोई केस चल रहा है, मतलब कोई आपका क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उसमें या तो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। मतलब या तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाएगा या तो उसके ऊपर दोष जो है सिद्ध कर दिया जाएगा। अब अगर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो किसी जो भी अक्यूज पर्सन था उसको गिल्टी नहीं पाते हैं, जो भी वो एविडेंस को या फिर जो भी आपके विटनेसेस या जो भी गवाहों को सबको सुनने के बाद जो अक्यूज पर्सन है उसको गिल्टी नहीं पाते हैं, तो ऐसे केस में उसके लिए फिर वो एक्विटल का ऑर्डर कर देंगे, मतलब उसको दोष मुक्त कर देंगे एंड उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही इसका जस्ट ऑपोजिट। अब अगर वो जो अक्यूज पर्सन है वो गिल्टी पाया जाता है तब मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जो भी सेंटेंस या जो भी सजा उस व्यक्ति को सुनानी है वो सुनाई दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 279 जो कि हमें बताता है नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। जिसने कंप्लेंट करी थी वही जो है अपीयर नहीं होता है। जो भी डेट बोला गया है कि आप इस डेट पर आ जाइएगा कोर्ट के सामने, अब पता चला वो कंप्लेनेंट ही नहीं आता है। अब अगर ऐसा जो कोई केस है जो कि कंप्लेंट के ऊपर आधारित है या कंप्लेंट के ऊपर बेस्ड है, मतलब एक तो होती है एफआईआर के थ्रू जो पूरा केस चलता है, एक क्या होता है कभी कभार कि आप जो कंप्लेंट होती है वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को करते हो, तो यहाँ उसी की बात हो रही है कि कोई ऐसा केस है जो कि कंप्लेंट के ऊपर आधारित है। अब ऐसे में पता चला जो कंप्लेनेंट है वही नहीं आया, जो भी डेट शेड्यूल की गई थी उसके लिए उस डेट को वो आया ही नहीं, या कोई एडजर्न वाली डेट थी उस पर भी नहीं आया वो। तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करेंगे, उस कंप्लेनेंट को 30 दिन का समय देंगे कि कोर्ट में आप हाजिर हो जाइए। अब अगर वो जो कंप्लेनेंट है वो तब भी जो है कोर्ट में नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में जो अक्यूज पर्सन है, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसको दोष मुक्त किया जा सकता है, या तो उस मैटर को आगे अर्जर्न भी किया जा सकता है, मतलब उसकी जो डेट है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। अब अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं इस मैटर को हमें सुनना चाहिए तो जो डेट है वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि अब जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट करी है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी एडवोकेट के द्वारा या
कोई प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के द्वारा। और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब है उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस केस के अंदर जो कंप्लेनेंट है उसकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी नहीं है। ऐसे केस में क्या हो सकता है, जो केस है वो बिना कंप्लेनेंट के भी आगे बढ़ सकता है। लास्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि अब अगर जो कंप्लेनेंट है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी रीज़न की वजह से जो कंप्लेनेंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो सेम प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा है वो फॉलो किया जाएगा, वही अप्लाई होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 280 जो कि हमें बताता है विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट, मतलब कंप्लेंट को कैसे वापस लिया जा सकता है। अब क्या होता है कि फाइनल ऑर्डर सुनाने से पहले जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट करी है, वो क्या करता है कि मजिस्ट्रेट साहब को कुछ ऐसे रीज़न देता है एंड कन्विंस करता है कि सर ये जो कंप्लेंट है इसको मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो वो जो है उस पर्सन को अलाउ कर सकते हैं कि आप अपनी जो कंप्लेंट है उसे वापस ले सकते हो। अब ऐसे केस में जो अक्यूज पर्सन था जिसके ऊपर आरोप लगे थे वो उसका क्या होगा, उसको एक्विटेड माना जाएगा, मतलब उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 281 स्टॉपिंग प्रोसीडिंग। कब जो है जो प्रोसीडिंग्स है, जो कि कोर्ट की कार्यवाही है, उसको रोका जा सकता है। अब अगर वो जो केस है वो कंप्लेंट के ऊपर आधारित नहीं है, कंप्लेंट यानी कंप्लेंट की गई है डायरेक्टली मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, अब ऐसा कोई केस जो है वो कंप्लेंट के ऊपर आधारित नहीं है, तब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या फिर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो कि सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेंगे या फिर उनका अप्रूवल लेंगे, तो अप्रूवल लेने के बाद कोई भी ऐसी जो प्रोसीडिंग है उसको स्टॉप कर सकते हैं। एंड क्यों स्टॉप किया जा रहा है उसका जो रीज़न है वो रिकॉर्ड किया जाएगा इन राइटिंग। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट वही बताता है कि जो मेन विटनेस है, जो मेन गवाह है, उसने ऑलरेडी जो भी उसका एविडेंस है वो दे दिया है, एंड मजिस्ट्रेट साहब फिर क्या कर सकते हैं कि जो भी अक्यूज पर्सन है उसको एक्विट कर सकते हैं, और कोई दूसरे केसेस में जो अक्यूज पर्सन है उसको रिलीज किया जा सकता है। एंड ये जो रिलीज है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे माना जाएगा, जैसे कि वो डिस्चार्ज है, यानी कि जैसे कि उसके ऊपर सारे जो आरोप लगे थे उससे उसको मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्जन टू वारंट केस प्रोसीजर। अब क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कब जो है समन केस एक वारंट केस बन सकता है। तो पहला पॉइंट एक बार देख लेते हैं कि अब जो ट्रायल है या जो केस की जो सुनवाई या फिर जो भी आपका मुकदमा जब चल रहा है कोई समन केस का, और ऐसा केस होना चाहिए जिसमें की जो सजा है वो 6 महीने से ज़्यादा की हो सकती है। तो ऐसे केस में अब अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है इस केस को वारंट केस ट्रायल में हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्यों ऐसा लगता है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए मान लो उनको ऐसा लगता है कि ये जरूरी है कि ये जो समन केस है इसको वारंट केस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो फिर ऐसे केस में मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, उस केस को दोबारा सुन सकते हैं जैसे कि वारंट केस को सुना जाता है, जैसे कि वारंट केस का जो प्रोसीजर होता है। एंड जो भी विटनेसेस जो कि ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके थे उनको दोबारा बुलाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रायल ऑफ समन केसेस बिफोर द मजिस्ट्रेट। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.